मैं दामोदर शर्मा अल्फा सक्सेस एकेडमी के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। अभी अपने इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं और इसी में हमारा अगला टॉपिक है भारत में पुनर्जागरण आंदोलन। तो ये जो पुनर्जागरण आंदोलन दरअसल यूरोप में भी हुए थे और उसका असर भारत में ही पड़ रहा था। भारत में भी समाज सुधार के लिए आंदोलन किए गए थे और उन्हें ही अपन क्या कहते हैं, पुनर्जागरण आंदोलन। तो ये आधुनिक भारत के जो पुनर्जागरण आंदोलन है उनके बारे में अभी अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो पुनर्जागरण आंदोलन में अपन क्या करेंगे कि पहले तो जो मुख्य तीन हैं उनका परिचय, उन्होंने क्या स्थापना की, कोई बुक लिखी, कोई समाचार पत्र जिनमें राजा राम मोहन राय है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी विवेकानंद जी है, उनकी पढ़ेंगे। फिर कुछ है ना जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी वगैरह, सत्यशोधक समाज वगैरह, उनके बारे में अध्ययन कर लेंगे। तो तीनों का तो व्यक्ति परिचय भी हो जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएगी उनमें क्लियर, और उनमें जो अलग है ना वो किसने स्थापना की, कैसे की, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो अभी अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको पुनर्जागरण आंदोलन है ना उनके कारण पढ़ देते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन के कारण। भारतीय समाज में बढ़ती हुई रूढ़िवादिता, यानी अब आधुनिक भारत आ चुका था, फिर भी रूढ़िवादिता वैसे ही पड़ी थी, वैसे ही सती प्रथा, बाल विवाह है, ठीक है ना, बहु विवाह प्रथा है, इसके अलावा कन्यावध प्रथा, ऐसी जो चीज़ें थी वो अब भी भारतीय समाज में मौजूद थी। यानी भारतीय समाज अब भी कैसा था, रूढ़िवादी था। तो एक्चुअल में आपको पता है कि जब ऐसी जो चीज़ें होती हैं उनसे परेशान हो जाता है व्यक्ति तो आंदोलन ही करता है, ठीक है ना। तो इसीलिए पहला जो कारण माना जाएगा वो था भारतीय समाज में रूढ़िवादिता का होना। तो ये पहला कारण था जिसके कारण पुनर्जागरण आंदोलन हुए थे। दूसरा था बुद्धिजीवी वर्ग का उदय। अब है ना इस काल में बुद्धिजीवी वर्ग भी हो गया था, जैसे कई बुद्धिजीवी थे जो इस आधुनिक काल में आ गए थे। जैसे मैंने तीन तो नाम पहले ही बता दिए, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती जी हैं, ठीक है, इसके अलावा विवेकानंद है, केशव चंद्र सेन है, ठीक है। इसके अलावा यदि अपन बात करें तो और भी बहुत से, जिसमें श्रीमती एनी बेसेंट थी, ठीक है ना, कई ऐसे थे, ज्योतिबा राव फुले थे। तो ये बुद्धिजीवी वर्ग था जिसका उदय हो रहा था और इन्होंने, अब आपको पता है बुद्धिजीवी वर्ग होता है वो ऐसी रूढ़िवादिताएं पसंद नहीं करता है, तो इसीलिए उन्हें रोकने के लिए क्या किए गए थे, आंदोलन किए गए। तीसरा था अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव भी इसके लिए काफ़ी उत्तरदायी था। दरअसल जो अंग्रेजी शिक्षा थी वो आधुनिक तरीके से थी, जिसमें रूढ़िवादिता नहीं थी। तो अंग्रेजी शिक्षा का जैसे ही भारत में प्रसार होने लगा, पता ही है मैकाले ने किया था 1835 में, ठीक है। उसके बाद में जो भारतीय है ना उनके मन में नए विचार आने लगे और पुराने विचारों को त्यागने की भावना थी वो उनमें उत्पन्न हुई। तो ये अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रभाव है ना वो भी पुनर्जागरण आंदोलन का कारण बना था। अगला था अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को उनकी प्राचीन संस्कृति से परिचित कराना। यानी अंग्रेजों ने भारतीयों को प्राचीन संस्कृति से परिचित कराना प्रारंभ कर दिया था। दरअसल क्या है कि उस समय अशोक के लेख है, वेद वगैरह ऐसी जो चीज़ें थी ना, पुरानी चीज़ें, वो इसी समय खोजी गई थी, अंग्रेजों ने खोजी थी। तो उसमें ना दरअसल भारतीय समाज को एहसास हुआ कि अपन इतने भी रूढ़िवादी नहीं थे जितने अब हैं, ठीक है ना। क्योंकि उस समय के समाज के बारे में जब अध्ययन किया गया तो स्त्रियों को स्वतंत्रता थी, ऐसी जो कुप्रथाएं थी वो समाज में मौजूद नहीं थी। तो इसीलिए यहाँ पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, जिसके कारण भारतीयों के मन में रूढ़िवादिता के प्रति विरोध उत्पन्न हो गया था। तो कई अंग्रेज, जिसमें जेम्स प्रिंसेप थे, मैक्स मुलर थे, ठीक है ना, तो उन्होंने ही भारतीयों को
उनकी प्राचीन संस्कृति से परिचित करवाया था। तो ये प्रमुख थे पुनर्जागरण आंदोलन के, ठीक है ना, जिसके कारण भारत में पुनर्जागरण आंदोलन हुए आधुनिक काल में। तो आप पूछा जाए कि पुनर्जागरण आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? भारतीय समाज में रूढ़िवादिता का होना, दूसरा था बुद्धिजीवी वर्ग का उदय होना, तीसरा था भारतीय समाज पर अंग्रेजी शिक्षा का प्रभाव, और चौथा था अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को उनकी प्राचीन संस्कृति से परिचित कराना। तो ये मुख्य कारण थे जिनके कारण पुनर्जागरण आंदोलन हुए थे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, पुनर्जागरण का जनक, तो पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय है ना, उन्हें पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो इसलिए अपना जो टॉपिक है ना वो किससे स्टार्ट करेंगे? राजा राम मोहन राय से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वही थे पुनर्जागरण के जनक। ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे अभी। तो सबसे पहले आते हैं राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ये, ठीक है ना, राजा राम मोहन राय। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 22 मई 1772 ईस्वी को राधानगर बंगाल में। इनके जो पिता थे ना, उनका नाम था रमाकांत राय। माता का नाम क्या था? तारिणी देवी। इनकी जो प्रमुख पहचान है ब्रह्म समाज के रूप में, जिसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? 1828 ईस्वी में। यानी ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। और इसकी जो स्थापना ये कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। जो राजा राम मोहन राय है उनका निधन हुआ था 27 सितंबर 1833 को, ब्रिस्टल में हुआ था, जो कहाँ पे है? ब्रिटेन में। तो ये थे राजा राम मोहन राय, और इन्हीं के बारे में अपन अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, तो इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही थी, क्या क्या इन्होंने समाज सुधार के लिए कार्य किए थे, तो उनके बारे में अपन अध्ययन करते हैं। ठीक है ना। तो राजा राम मोहन राय पढ़ते हैं। ठीक है ना, ये फिर यहाँ पे गलत लिखा, राजा अपन से लिख देते हैं, राजा राम मोहन राय। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि जन्म हुआ था इनका 22 मई 1772 को। एक छोटा सा गांव पड़ता है वर्धमान, जो कहाँ पे है? राधानगर में। और राधानगर कहाँ पड़ता है? बंगाल में। यहीं पर इनका जन्म हुआ था। इनके जो पिता थे ना, उनका नाम था रमाकांत राय। ठीक है ना। दरअसल बंगाल के जो नवाब होते थे ना, उन्होंने ही जो राजा राम मोहन राय है, इनके पूर्वजों को राय राणा की उपाधि दी थी, इसलिए इन्हें राय कहा जाता था। ठीक है ना, तो इसलिए इनका नाम राय था। और ये उपाधि किसने दी थी? बंगाल के नवाबों के द्वारा। माता का नाम था तारिणी देवी। माता का नाम क्या था इनके? तारिणी देवी था। ठीक है। राजा राम मोहन राय है ना, वो दरअसल जब बड़े हुए तो उन्होंने शिक्षा भी प्राप्त कर ली थी, और इसीलिए उनके मन में जो रूढ़िवादी चीज़ें थी ना, उनके प्रति विरोध होता था। ठीक है, तो इसलिए जो राजा राम मोहन राय है वो एक्चुअल में कुछ सीखना चाहते थे, कुछ सुधार भी करना चाहते थे। और इसीलिए जो राजा राम मोहन राय है ना, उन्होंने 1794 ईस्वी में गृह त्याग कर दिया। 1794 ईस्वी में गृह त्याग कर दिया। तो इस बारे में, इनके जीवन के बारे में इस समय डिटेल्स तो नहीं मिलती है, लेकिन कहते हैं कि इधर उधर गए और वो जो उस समय महान संत ज्ञानी थे ना, उनसे मुलाकात की, और उसके बाद में उन्होंने खुद ज्ञान प्राप्त किया था। 1803 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी प्रारंभ की। जो राजस्व विभाग होता है ना, उसमें नौकरी प्रारंभ कर दी थी। कब की थी? 1803 ईस्वी में। और इन्होंने ये नौकरी प्रारंभ की थी
सेरामपुर से प्रारंभ की थी, जो कि बंगाल में ही पड़ता है। तो यहाँ से इन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी राजस्व विभाग में। यहाँ पर इनकी मुलाकात हुई एक अंग्रेज अधिकारी से जिनका नाम था जॉन डिग्बी। ठीक है ना, क्या नाम था जिनका? जॉन डिग्बी नाम था। इनसे इनकी मुलाकात हुई। जॉन डिग्बी के कारण इन्होंने जो ईसाई धर्म है ना, उनका अध्ययन किया। ईसाई धर्म का अध्ययन किया गया जॉन डिग्बी के कारण। दरअसल इसके बाद में इन्होंने कई भाषाएं सीख ली, यानी कई भाषाओं का इन्हें ज्ञान प्राप्त हो चुका था। मुख्य भाषाएं ये जानते थे कौन कौन सी? फारसी भाषा जानते थे राजा राम मोहन राय, अरबी भाषा जानते थे, हिब्रू भाषा जानते थे, बंगाली तो थे ही खुद, बंगाली जानते थे, लैटिन भाषा जानते थे, अंग्रेजी भाषा जानते थे। यानी इन भाषाओं के जानकार थे कौन? राजा राम मोहन राय। ठीक है ना। राजा राम मोहन राय है वो दरअसल सभी धर्मों से प्रभावित थे, सभी धर्मों से ये प्रभावित थे। ये दरअसल हिंदू धर्म के कर्मवाद सिद्धांत से प्रभावित थे। यानी हिंदू धर्म में कौन सा सिद्धांत होता है? कर्मवाद। क्योंकि उसमें ये होता है कि जिस प्रकार से व्यक्ति कर्म करता है वैसे ही फल पाता है। ठीक है ना। तो उस सिद्धांत से ये काफ़ी प्रभावित थे। यदि अपन इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में ये जिस सिद्धांत से प्रभावित थे वो था रहस्यवाद। यानी इस्लाम के रहस्यवाद सिद्धांत से काफ़ी प्रभावित थे राजा राम मोहन राय, जिसमें ईश्वर को रहस्य माना गया है। जबकि ये ईसाई धर्म है ना, उनके एकेश्वरवाद से प्रभावित थे। ठीक है। ईसाई धर्म के किससे? एकेश्वरवाद से प्रभावित थे, जिसमें यह माना गया कि जो ईश्वर है ना वो एक ही होता है। ठीक है। इसी सिद्धांतों पर उन्होंने सबसे पहले जो एकेश्वरवाद सिद्धांत है उसी पर इन्होंने 1809 ईस्वी में एक फारसी भाषा में पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम था तुहफ़ात उल मुहाविदीन। ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। इसे है ना दरअसल एकेश्वरवादियों का उपहार कहते हैं। एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है। जो किसने लिखी थी? राजा राम मोहन राय ने लिखी थी, जिसमें जो एकेश्वरवाद सिद्धांत है ना उनके बारे में चर्चा की गई थी। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि यहाँ से उनके जो बुद्धिजीवी वर्ग है ना, बुद्धिजीवी वर्ग जो इनसे मिलता था उसका प्रभाव इस पुस्तक में दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने सभी सिद्धांतों की व्याख्या की। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि राजा राम मोहन राय जन्म हुआ था 22 मई 1772 को वर्धमान राधानगर बंगाल में। इनके पिता रमाकांत राय थे। दरअसल राजा राम मोहन राय के पूर्वजों को बंगाल के नवाब के द्वारा राय राणा की उपाधि दी गई थी, इसलिए इनके आगे क्या लगाया जाता था? राय लगाया जाता था। इनकी जो माता है ना उनका नाम क्या था? तारिणी देवी था। 1794 ईस्वी में इन्होंने गृह त्याग कर दिया। उसके बाद 1803 ईस्वी में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के राजस्व विभाग में नौकरी प्रारंभ कर दी। और इन्होंने जो नौकरी है ना वो कहाँ से प्रारंभ की थी? सेरामपुर में। सेरामपुर जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है? बंगाल में। वहीं से इन्होंने अपनी नौकरी प्रारंभ की थी। ठीक है। वहीं पर इनकी मुलाकात हुई अंग्रेज अधिकारी जॉन डिग्बी से, और जॉन डिग्बी से इन्होंने ईसाई धर्म के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है। दरअसल जो राजा राम मोहन राय है ना वो कई भाषाओं के जानकार थे, जिनमें प्रमुख थी फारसी, अरबी, हिब्रू, बंगाली, लैटिन, अंग्रेजी। यानी ये जो मुख्य भाषाएं थी ना इनके राजा राम मोहन राय जानकार थे। दरअसल ये सभी धर्मों के अलग अलग सिद्धांतों से प्रभावित थे। ये हिंदू धर्म के कर्मवाद सिद्धांत से प्रभावित थे, इस्लाम के रहस्यवाद सिद्धांत से प्रभावित थे, और ईसाई धर्म के एकेश्वरवाद सिद्धांत से ये प्रभावित थे राजा राम मोहन राय। ठीक है ना।
1809 ईस्वी में इन्होंने फारसी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तुहफात उल मुहाविदीन। ये पुस्तक लिखी थी। दरअसल ये जो पुस्तक है ना, तुहफात उल मुहाविदीन, इस पुस्तक को कहा जाता है एकेश्वरवादियों का उपहार, यानी इसे क्या कहते हैं, एकेश्वरवादियों का उपहार कहा जाता है तुहफात उल मुहाविदीन को, जो लिखी थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। जो राजा राम मोहन राय है, उन्होंने कुछ समय पश्चात, राजा राम मोहन राय ने कुछ समय पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, वहाँ पर नौकरी छोड़ दी। ठीक है ना, तो नौकरी छोड़ दी अब राजा राम मोहन राय ने। उसके बाद में राजा राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में, 1814 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, यानी एक सभा स्थापित की गई थी जिसका नाम क्या था, आत्मीय सभा था। और इसकी स्थापना इन्होंने कहाँ पर की थी, कलकत्ता में की थी, यानी कलकत्ता में की गई थी आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय है ना, उसके बाद इनका संपर्क हुआ डेविड हेयर से। डेविड हेयर से इनका संपर्क हुआ था। जो डेविड हेयर है ना, ये एक डच थे जो गढ़ीसाज थे, यानी गढ़ीसाज थे, ये डच गढ़ीसाज थे, और इनसे मुलाकात हुई। डेविड हेयर है ना, उनसे मुलाकात के दौरान यही चर्चा होती थी कि हमें है ना किसी न किसी तरीके से शिक्षा स्टार्ट करनी चाहिए जो आधुनिक तरीके से सिखाए। ठीक है ना, और इसीलिए राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1817 ईस्वी में, कब, 1817 ईस्वी में इन्होंने एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था हिंदू कॉलेज, यानी हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई 1817 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में। तो बहुत बार आता है एग्जाम में, ठीक है ना, कि हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 ईस्वी में कलकत्ता में की गई थी राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके सहयोग से की थी इन्होंने, डेविड हेयर के सहयोग से। याद रखना है कि जो उस समय चल रहा था ब्रिटिश काल, यानी ब्रिटिश साम्राज्य था ना उस समय, तो पूछा जाए कि ब्रिटिश काल में कॉलेज खोलने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो वो प्रथम भारतीय कौन था, राजा राम मोहन राय था। यानी ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने किसी कॉलेज को स्टार्ट किया था ब्रिटिश काल में, वो थे राजा राम मोहन राय। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने 1820 ईस्वी में, यानी 1820 ईस्वी में जो राजा राम मोहन राय है, उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी गई थी, अंग्रेजी भाषा में लिखी थी। ठीक है ना, ये लिखी गई थी किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, इसमें ईसा मसीह के उपदेश थे, जो ईसा मसीह थे ना, उनके उपदेश थे इस ग्रंथ में, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस में। उसके बाद में जो राजा राम मोहन राय है, उन्होंने 1825 ईस्वी में, 1825 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना की थी जिसका नाम था वेदांत कॉलेज। यानी वेदांत कॉलेज की स्थापना इन्होंने 1825 ईस्वी में की थी, कहाँ पे, कलकत्ता में। तो कलकत्ता में दो कॉलेज, 1817 में तो कौन सा था, हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, और उसके बाद में इन्होंने 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद में जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। अब राजा राम मोहन राय में ज़्यादातर यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, तो ब्रह्म समाज से सीधा ही पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, किसकी स्थापना कब की गई थी, 20 अगस्त 1828 को। और जो ब्रह्म समाज है, इसकी जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा कहाँ पर की गई थी, कलकत्ता में। यानी कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने, राजा राम मोहन राय ने। ये जो ब्रह्म समाज था ना, इसमें है ना ईश्वर को एक ही माना गया था, जबकि इसमें जो रूढ़िवादिता है ना, उसका पूरी तरह से विरोध किया गया था।
यानी इसमें जो अनेक कर्मकांड वगैरह होते हैं ना, तो उनका विरोध किया गया था और ये कहा गया था कि जो ईश्वर है ना वो एक ही होता है। तो ये ब्रह्म समाज में कहा गया था, जिसको संचालित किया था किसने? राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, इसके बाद में जो राजा राम मोहन राय है ना, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास करने लगे। ठीक है ना। हालांकि पहले भी राजा राम मोहन राय ने एक पत्रिका थी जिसका नाम था चंद्रिका, उसका प्रकाशन कलकत्ता से किया था, जिसमें सती प्रथा के विरोध में इनके द्वारा लेख लिखा गया था। ठीक है ना। तो इस पर रोक लगवाने के लिए प्रयास किए गए, किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। याद रखना है कि जो सती प्रथा है ना, उसकी जो शुरुआत, जो उल्लेख है, शुरुआती जो उल्लेख है वो मिलता है उत्तर वैदिक काल में। यानी उत्तर वैदिक काल में जो अथर्ववेद है ना, उसमें सती होना एक स्त्री का कर्तव्य माना गया है। उसके बाद में जो सती प्रथा थी ना, ये गुप्त काल में ज़्यादा हावी हुई, क्योंकि सती प्रथा के बारे में जानकारी देने वाला जो प्रथम लेख एरण लेख है ना, ये गुप्त काल का ही है, जो 510 ईस्वी में लिखा गया था। दरअसल उसमें दो चीज़ें थी। एक तो ये थी कि उस समय बहुविवाह प्रथा बहुत ज़्यादा थी। यदि किसी स्त्री का पति मर जाता, यानी कोई व्यक्ति मर जाता था ना, तो उसकी कई पत्नियां होती थी, तो मरने के बाद वो असमंजस में आ जाती थी कि क्या होगा, इसलिए वो सारी सती हो जाती थी। एक्चुअल में उस समय सैनिकों की जो पत्नियां हैं ना, उन पर भी दबाव डाला जाता था, क्योंकि उनका पति देश के लिए मरा है तो उन्हें भी उसके साथ सती होना ही पड़ेगा। राजपूत काल में तो ये हाई लेवल पर पहुंच चुकी थी, यानी ये माना जाता था कि यदि कोई स्त्री सती नहीं होती है ना, तो वो पाप की भागिन बनती है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता था, इसलिए सती होना ही पड़ता था। जब बाद में मुस्लिम आक्रमण हुए तो उस समय ये कहा जाता था कि यदि स्त्री है ना अपने पति के साथ सती नहीं होगी तो निश्चित रूप से उससे मुस्लिम उठा ले जाएंगे। उसके बाद में इस प्रथा को रोकने का सबसे पहले प्रयास है वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। बाद में मैंने अकबर के समय भी बताया था कि उसने कोतवालों को आदेश दिया था कि जहाँ कहीं भी ऐसी घटना हो तो उसे रोकने का प्रयास किया जाए। बाद में एक पुर्तगाली गवर्नर था अलब्रुक, मिर्जा राजा स्वाई जयसिंह जो जयपुर का शासक था। इसके अलावा अहिल्याबाई होलकर जो इंदौर की थी, उन्होंने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। लेकिन बाद में जो रोक लगेगी वो किसके समय लगेगी? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय। लेकिन किसके कारण लगेगी? राजा राम मोहन राय के कारण। ठीक है ना। तो एक्चुअल में सती प्रथा की जो अंतिम घटना है ना, ये 1987 में हुई थी, देवराला गांव में, जो कहाँ पे है? सीकर में। एक्चुअल में ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर जो स्त्रियां हैं ना वो सती नहीं होना चाहती थी, यानी कौन आग में जलना चाहता है, लेकिन उसे है ना पानी या दूध में इस प्रकार से नशा दिया जाता था कि जो भी उसे कहा जाता था वो करती थी। जब उसके पति की जो शव यात्रा होती थी, ले जाया जाता था शमशान घाट में, तब है ना स्त्रियां ही उसे उकसाती थी कि तुम्हारे पति के पीछे चली जाओ। वो वहाँ पर चली जाती थी। उसके बाद में कहते हैं कि उसे चिता पर बिठाया जाता था, अपने पति का सर गोद में रखती थी और उसके बाद में उसे सती कर दिया जाता था। ठीक है। हालांकि कई बार कहते हैं कि वो तैयार नहीं होती थी, ज़बरदस्ती आग में फेंक दिया जाता था। आपको पता ही है कि आदमी जब जलता है ना तो बहुत ही तेज चीखता है, तो वो भी बहुत तेज चीखती थी, लेकिन लोग है ना ढोल नगाड़ा बजाते थे और जय जयकारा का नारा लगाते थे, उसकी चीख दब जाती थी। यानी एक प्रकार से काफ़ी कुप्रथा थी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि राजा राम मोहन राय ने इसे रोकने के लिए प्रयास किए थे। राजा राम मोहन राय पर प्रभाव क्या पड़ा था? दरअसल कारण यह था कि 1811 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के भाई थे जिनका नाम था जगमोहन राय। ठीक है ना। उनकी मृत्यु हो गई थी 1811 में। उसके बाद में जो जगमोहन राय की पत्नी थी ना, उन्हें सती किया गया। अब राजा राम मोहन राय ने बहुत विरोध किया था उस समय, लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी और सती कर दिया। तो उसके बाद में उन्होंने तय कर लिया था कि ये जो प्रथा है ना, इसे वो ख़त्म करवा करके छोड़ेंगे। ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने सती प्रथा के पर रोक लगाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि जो राजा राम मोहन राय है ना, उन्होंने कुछ समय पश्चात जो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे वो छोड़ दी। 1814 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। उसके बाद इनकी मुलाकात हुई एक डच गणितज्ञ जिसका नाम था डेविड हेयर। डेविड हेयर के सहयोग से
1817 ईस्वी में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कब की गई थी? 1817 ईस्वी में की गई थी कलकत्ता में। उसके बाद में याद रखना है कि ब्रिटिश काल में किसी भी कॉलेज को प्रारंभ करने वाला प्रथम जो भारतीय था वो कौन था? राजा राम मोहन राय ही थे। 1820 ईस्वी में इन्होंने अंग्रेजी भाषा में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, जिसे ईसा मसीह के उपदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो ईसाई धर्म पर आधारित थी। 1825 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में स्थापना की थी वेदांत कॉलेज की। तो ये इनके द्वारा स्थापित किया गया दूसरा कॉलेज था। 20 अगस्त 1828 को इन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह जो ब्रह्म समाज था ना, इसमें दरअसल ईश्वर को एक ही माना जाता था और जो रूढ़िवादिता थी ना, उसका इसमें विरोध किया जाता था। जो उसके बाद में राजा राम मोहन राय है ना, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए प्रयास करने लगे। हालांकि वो पहले से ही जारी थे। कारण यह था कि 1811 ईस्वी में इनके भाई जगमोहन राय की मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी को सती कर दिया गया था। तो इसी से प्रेरित होकर के इन्होंने रोक लगवाने का निश्चय किया। दरअसल इन्होंने पहले चंद्रिका नामक एक पत्रिका जो कलकत्ता से आती थी, उसमें भी सती प्रथा के विरोध में लेख छापा था। ठीक है, उसके बाद में आगे पढ़ते हैं। उसके बाद में जो राजा राम मोहन राय है ना, उन्हें कहा गया कि वो है ना ये बताएं कि सती प्रथा गलत कैसे है। और इसी कारण राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा पर 2 कॉन्फ्रेंस आयोजित की कलकत्ता में, और उस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सती प्रथा किस प्रकार से भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप है। हालांकि उस समय जो ज़्यादातर सन्यासी वगैरह थे वो साधु संत इनका विरोध कर रहे थे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें परवाह नहीं थी। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने दिसंबर 1829 में सिफारिश की सती प्रथा पर रोक लगाने की, जिसके बाद में बंगाल के गवर्नर जनरल जिनका नाम क्या था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगा दी। ठीक है ना, यानी दिसंबर 1829 में बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई। दरअसल इसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? राजा राम मोहन राय को जाता है। इसके लिए एक कानून बनाया गया कि सती प्रथा को रोका जाता है और इसके लिए बड़ी सज़ा मिलेगी यदि ऐसा कोई करता हुआ पाया गया। परिवार के सभी सदस्यों को है ना जेल में डाल दिया जाएगा। दरअसल ये जो यहाँ पर कानूनी रूप से प्रतिबंध किया गया था, तो इसके लिए अधिनियम बनाया गया था, 17 नंबर अधिनियम। कौन सा था? 17। तो ये रीट में आया था एक बार कि सती प्रथा पर जो रोक है ना, वो कौन से अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई थी? कितने नंबर अधिनियम था ये? 17 नंबर अधिनियम था, जिसके अनुसार इस पर रोक लगाई गई थी। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि इससे पहले इस पर रोक लगाने का प्रयास आधुनिक काल में किया था अहिल्याबाई होलकर ने। इसके बाद में पुर्तगाली गवर्नर जिसका नाम था अलब्रुक, और आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह। ठीक है, तो इन्होंने भी इनकी भर्त्सना की थी और इस पर रोक लगाने का प्रयास किया गया था। ठीक है, उसके बाद में जो राजा राम मोहन राय है ना, उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया, जिसके बाद में ये कहा गया कि इन्हें यूरोप भेजा जाएगा। ठीक है ना, दरअसल कारण यह भी था कि उस समय मुगल शासक थे जिनका नाम था अकबर सेकंड। यानी कौन थे मुगल शासक? अकबर सेकंड थे। ठीक है, तो अकबर सेकंड है ना, वो चाहते थे कि जो अंग्रेज है ना, वो राजा राम मोहन राय की बातों का समर्थन करते हैं। तो इसलिए राजा राम मोहन राय से कहा कि तुम है ना ब्रिटेन जाओ और मेरी सिफारिश करो कि मुझे यहाँ पर तमाम अधिकार मिले। और इसीलिए राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड के कारण ही 1830 ईस्वी में यूरोप भेजा गया था। तो यूरोप की ओर रवाना हो गए। दरअसल जब राजा राम मोहन राय यूरोप जा रहे थे ना, उसी समय इन्हें अकबर सेकंड ने कौन सी उपाधि दी थी? राजा की उपाधि। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी?
याद रखना है, अकबर सेकंड के द्वारा 1830 ईस्वी में, जबकि ये कहाँ पर जा रहे थे, ब्रिटेन जा रहे थे। याद रखना है कि आज तक है ना कोई भारतीय यूरोप में गया ही नहीं था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो यूरोप जाने वाले भारतीय थे वो कौन थे, राजा राममोहन राय थे, यानी ये प्रथम भारतीय थे जो कहाँ पर पहुंचे थे, यूरोप यानी ब्रिटेन में पहुंचे थे। उसके बाद में इनके बारे में जानकारियां कम मिलती है कि ब्रिटेन में क्या क्या किया। 1833 तक रहे थे और वहां पर इनका संपर्क हुआ था डॉक्टर कारपेंटर से, ठीक है ना, जो एक अंग्रेज थे अधिकारी, उनसे इनका संपर्क हुआ था डॉक्टर कारपेंटर, तो उसी के संपर्क में आए थे। और जो राजा राममोहन राय है ना, उन्होंने वहीं पर ईसाई धर्म को फिर से और भी सीखा। जब ये ब्रिटेन में थे ना, उसी समय 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु कब हुई थी इनकी, 27 सितंबर 1833 को। कहाँ पे हुई थी, ब्रिस्टल, ब्रिटेन में है, ठीक है ना। याद रखना है आपको कि इनका जो स्मारक है ना वो भी कहाँ बना हुआ है, ब्रिस्टल में। अब दरअसल क्या है कि उस समय राजा राममोहन राय है ना, उन्हें वहाँ पर दफनाया गया था। अब एक्चुअली में हिंदू धर्म में रूल होता है कि दफनाया नहीं जाता। कुछ लोग ऐसा कहते हैं विद्वान कि राजा राममोहन राय ने वहाँ पर जाकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था और इसलिए इन्हें दफनाया गया था, लेकिन ये भी सही नहीं माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उस समय ना ब्रिटेन में शवों को जलाने पर प्रतिबंध था। अब चूंकि राजा राममोहन राय भारत में यदि लाए जाते तो काफ़ी दिन लग सकते थे, इसलिए उन्हें दफना दिया गया। एक्चुअली में ऐसा भी माना जाता है कि तभी एक अंग्रेज अधिकारी है ना, उसे लगा कि यहाँ पर धर्म के साथ आघात हमें नहीं करना चाहिए, और उसके पास है ना हरिकेली नाटक की प्रतिलिपि थी। हरिकेली नाटक समझ गए ना, जो अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने लिखा था, ठीक है ना। तो ये जो हरिकेली नाटक है ना उसकी प्रति थी। तो उसने क्या किया कि उसकी जो पंक्तियां हैं ना वो राजा राममोहन राय के स्मारक पर अंकित करवा दी। जो ढाई दिन के झोंपड़े पर भी अंकित है ना, वही पंक्तियां यहीं पर अंकित करवाई गई थी, किसके स्मारक पर, राजा राममोहन राय। तो इसे ना राजा राममोहन राय का स्मारक ही माना जाता है, जो कहाँ बना हुआ है, ब्रिस्टल में। और पूछा जाए कि कौन से नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण की गई है, तो कौन से नाटक की पंक्तियां हैं, हरिकेली नाटक की, जो किसने लिखा था, विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो राजा राममोहन राय हैं, उन्होंने कलकत्ता में 2 कॉन्फ्रेंस का आयोजन भी किया था। उसके बाद दिसंबर 1829 में बंगाल के गवर्नर जनरल, जिनका नाम क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई। किसकी सिफारिश से लगाई थी, राजा राममोहन राय की सिफारिश से। इसके लिए जो कानून बनाया गया था उसका अधिनियम कितना था, 17 नंबर अधिनियम था। राजा राममोहन राय से पहले आधुनिक काल में ही अहिल्याबाई होलकर, अलबरुख और आमेर के सवाई जय सिंह ने भी इसकी भर्त्सना की थी और इस पर रोक लगाने के लिए प्रयास किए थे, ठीक है। इसके बाद में जो राजा राममोहन राय हैं, उन्हें 1830 ईस्वी में उस समय के मुगल शासक, जिसका नाम क्या था, अकबर सेकंड, उन्होंने इन्हें ब्रिटेन भेजा था अपने शासन की सिफारिश करने के लिए। ब्रिटेन जाते समय ही अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि से सम्मानित किया था। ये 1830 में यूरोप पहुंचे और ये प्रथम भारतीय थे जो कहाँ पर पहुंचे थे, यूरोप में पहुंचे थे, ठीक है। उसके बाद में ये ब्रिटेन में डॉक्टर कारपेंटर से मिले और वहीं पर उनका संपर्क हुआ। 1833 तक वहीं पर रहे थे अपने निधन के समय तक। इनका निधन 27 सितंबर 1833 को डॉक्टर कारपेंटर के घर पर ही हुआ था, कहाँ पे, ब्रिस्टल में। याद रखना है कि राजा राममोहन राय का जो स्मारक है ना वो भी कहाँ पर बना हुआ है, ब्रिस्टल में बना हुआ है। और ये जो स्मारक है राजा राममोहन राय का, इस पर अंकित की गई है किसकी पंक्तियां, हरिकेली नाटक की पंक्तियां। हरिकेली नाटक की पंक्तियां साथ में 2.5 दिन के झोंपड़े पर भी अंकित है। और ये जो हरिकेली नाटक है ये किसने लिखा था, अजमेर के चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। तो ये थे राजा राममोहन राय। तो याद रखना है कि राजा राममोहन राय है, उन्हें आधुनिक भारत का प्रभात तारा भी कहा जाता है। यानी आधुनिक भारत का क्या कहते हैं, इसे प्रभात तारा कहते हैं। इन्हें मैंने पहले ही बता दिया क्या कहते हैं, पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें, पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं।
जो राजा राम मोहन राय है उन्हें राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है, यानी इनका अन्य नाम क्या है, इन्हें राष्ट्रवाद का जनक भी कहते हैं, किसे, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो ये इनके उपनाम हैं। जबकि जो सुभाष चंद्र बोस है ना, सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने राजा राम मोहन राय को कहा था युगदूत, यानी सुभाष चंद्र बोस ने युगदूत कहा था। इन्होंने कहा था कि राजा राम मोहन राय एक ऐसे समय में उन्होंने जन्म लिया जबकि भारतीय लोग है ना पूरी तरह से रूढ़िवादी थे, लेकिन उनके लिए वो एक ऐसे दूत के रूप में आए जिन्होंने युगों का ही सुधार कर दिया, यानी एक प्रकार से युगदूत की संज्ञा दी थी किसने, सुभाष चंद्र बोस ने। राजा राम मोहन राय ने पुस्तकें भी लिखी थी, मैंने आपको पहले बताया था, और पुस्तकें कौन सी थी इनकी, तुहफात उल मुहाविदीन, ठीक है ना। ये लिखी थी कौन सी भाषा में, फारसी भाषा में। और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस ये इन्होंने लिखी थी कौन सी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में। तो ये इनकी पुस्तकें हैं। याद रखना है कि राजा राम मोहन राय है ना, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक भी कहते हैं। पूछा जाए कि भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दरअसल राजा राम मोहन राय है ना, वो प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। तो समाचार पत्र प्रकाशित करने वाले जो प्रथम भारतीय वो कौन माने जाते हैं, राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने सबसे पहले कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित किया था, जिसका नाम था संवाद कौमुदी, ठीक है ना। तो ये किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र था। संवाद कौमुदी है ना, ये प्रकाशित किया जाता था कहाँ से, कलकत्ता से, और ये कौन सी भाषा में आता था, बंगाली भाषा में था, ठीक है ना। तो ये किसी भी भारतीय द्वारा प्रकाशित किया गया पहला समाचार पत्र, जिसका नाम क्या था, संवाद कौमुदी था, ठीक है ना। वैसे याद रखना है कि भारत का, वैसे सीधा पूछा जाए ना कि भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है वो कौन सा था, तो भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है ना, उसका नाम था बंगाल गजट, यानी बंगाल गजट है ना, ये भारत का प्रथम समाचार पत्र माना जाता है। और ये प्रकाशित हुआ था 1780 में, यानी कब प्रकाशित हुआ था, 1780 में। और ये जो बंगाल गजट है ना, ये अंग्रेजी भाषा में आता था। कौन सी भाषा में था, अंग्रेजी भाषा में। और इसके जो संपादक थे ना, वो थे जॉन हिक्की। क्या नाम था उनका, जॉन हिक्की है ना, इसके संपादक होते थे। तो ये पहला समाचार पत्र था भारत का। लेकिन ये पूछा जाए कि किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो वो संवाद कौमुदी ही था, जो किसने प्रकाशित किया था, राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने इसके अलावा 2 समाचार पत्र और प्रकाशित किए थे, मीरात उल अखबार, मीरात उल अखबार। ये जो समाचार पत्र है ना, ये फारसी भाषा में आता था, ठीक है ना। और ये भी प्रकाशित होता था कहाँ से, कलकत्ता से ही प्रकाशित होता था। इनका तीसरा जो समाचार पत्र था उसका नाम था ब्रह्म मैकेनिकल। तीसरा कौन सा था, ब्रह्म मैकेनिकल था। और ये भी कलकत्ता से ही आता था, लेकिन ये अंग्रेजी भाषा में था। तो इनका एक समाचार पत्र तो अंग्रेजी भाषा में, एक बांग्ला भाषा में था, और एक समाचार पत्र था इनका फारसी भाषा में, ठीक है। तो मैं दोबारा बता देता हूँ, आपको याद रखना है कि जो राजा राम मोहन राय है ना, उन्हें आधुनिक भारत का प्रभात तारा भी कहा जाता है। इन्हें पुनर्जागरण का जनक कहते हैं, जबकि इन्हें राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। जो सुभाष चंद्र बोस है ना, उन्होंने राजा राम मोहन राय को कहा था युगदूत, यानी युगदूत इन्हें किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। पूछा जा चुका है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में आया था पीछे, युगदूत किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। याद रखना इनकी पुस्तकें थी तुहफात उल मुहाविदीन, जो कौन सी भाषा में थी, फारसी भाषा में प्रकाशित की गई थी। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस है ना, ये जो पुस्तक थी ये कौन सी भाषा में थी, अंग्रेजी भाषा में थी। याद रखना है कि राजा राम मोहन राय है ना, उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जनक कहते हैं, यानी भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को। दरअसल ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने समाचार पत्र का प्रकाशन किया। कौन सा समाचार पत्र था, संवाद कौमुदी। और ये कहाँ से आता था, कलकत्ता से आता था, और ये बांग्ला भाषा में था। कौन सी भाषा में था, ये बांग्ला भाषा में था। कौन सा समाचार पत्र, संवाद कौमुदी,
ठीक है, याद रखना है कि वैसे भारत का जो प्रथम समाचार पत्र है ना, वो माना जाता है बंगाल गजट, और ये प्रकाशित हुआ था 1780 ईस्वी में, और इसका जो प्रकाशन था ना वो जॉन हिक्की के द्वारा किया गया था। तो ये अंग्रेजी भाषा में था, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय के 2 समाचार पत्र और थे। मिरात उल अखबार, ये फारसी भाषा में था और ये कहाँ से आता था? कलकत्ता से। एक और समाचार पत्र था जिसका नाम था ब्रह्म मैकेनिकल, ये भी कहाँ से आता था? कलकत्ता से, और ये कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। तो ये हुए राजा राम मोहन राय। हालांकि इसके बाद में ब्रह्म समाज फिर किसने संचालित किया वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये तो राजा राम मोहन राय का व्यक्तिगत परिचय था जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। बाद में थोड़ा और संचालित किया गया, उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके लिए आपको अगले वीडियो का इंतजार करना होगा। तो अगले वीडियो में दयानंद सरस्वती को भी पढ़ेंगे और ब्रह्म समाज है वो भी पढ़ेंगे, और आगे आने वाले वीडियो में अन्य जो समाज सुधारक हैं उन्हें भी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आप इंतजार कीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।